अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात से बात राहिला के साथ में एक बार फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू जर्सी में, और इस हफ्ते हम एक बार फिर आपके लिए एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हैं। और हम चाहते हैं कि इसी तरह हर हफ्ते आपके लिए नए नए मौज़ूआत के साथ इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके साथ शामिल रहें, और आप देखिए हमारा प्रोग्राम बात से बात राहिला के साथ। तो जी, आज जो बात मैं करने जा रही हूँ वो है साल 2020 और 2021, जो कि दुनिया के लिए तब्दीलियों के एतबार से बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। ख़ास तौर पर कोरोना वायरस का आना और वबा से मरने वालों की खौफनाक सूरत हाल और ख़तरनाक मुआशी तबाही। इसी दौरान साल गुज़िश्ता में अमेरिका के इंतखाबात के नतीजे में जो बाइडन की फतह और पहली खातून नायब सदर कमला हारिस का मुंतखब होना, ट्रंप का हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक ना होना, नई हुकूमत के इक़्तिदार में आने से पहले कैपिटल हिल में पेश आने वाला वाक़या, ट्रंप का अपनी हार मानने से इनकार और मुआवजा, ये सब चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में शामिल हैं। और इस हवाले से आपको पता है कि सारे ही मौज़ूआत जो थे वो बड़ी अहमियत के हामिल थे, इसीलिए हमने चाहा कि इनको हम एक प्रोग्राम के ज़रिए इसका तज्ज़िया करें और जानें कि इन तमाम चीज़ों के असरात अब पूरी दुनिया पर किस तरह से असरअंदाज होने वाले हैं। और यकीनन जब ऐसे मौज़ूआत आते हैं तो हमें फिर ज़रूरत होती है कि एक ऐसे तज्ज़िया निगार हमारे साथ होने चाहिए जो तमाम बातों पर हमारे साथ जो है वो शामिल रहें और इसका सही से तज्ज़िया पेश कर सकें। आज मेरे प्रोग्राम में एक बार फिर मेरे मेहमान खान फारूक साहब न्यूयॉर्क न्यू जर्सी से, और अस्सलाम वालेकुम, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम सलाम, थैंक यू। जी जनाब, आज के प्रोग्राम में आपने जैसा कि देखा कि सारे ही मौज़ूआत बहुत ही अहम हैं, और इसमें जो है वो जो इस 2 सालों के दरमियान पूरी दुनिया में इतनी बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, ये तमाम ही मौज़ूआत हैं। आप ये बताइए कि हम इनको जो है वो किस तरह से तमाम चीज़ों को अपने एक दायरे में ला के इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी मुख्तसरन, गो कि हमने बहुत कोरोना वायरस के बारे में बात की, उसकी वैक्सीन के बारे में भी हमने पिछले हफ्ते प्रोग्राम किया, लेकिन इसकी वजह से जो अब सूरत हाल है वो किस तरह की है, मैं चाहूँगी खान फारूक से, क्योंकि वो ख़ास तौर पे इस मौजू पर बड़ी ही गिरफ्त रखते हैं। तो जी जनाब खान फारूक साहब, बताइए जी क्या सूरत हाल है? जी और जनाब, बहुत शुक्रिया। ये कि जी आपने ये तो खैर सूरत हाल जो थी, एक तो कोरोना वायरस, वैक्सीन, और फिर साथ-साथ उस हवाले से होने वाला जो हमारा मुआशी निज़ाम का जो कहते हैं ना तबाही की तरफ जाना, इसके बारे में भी ज़रूर बात कीजिए। जी बिल्कुल, ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्टेड है, और सब देखने वालों को नया साल मुबारक हो। और इसके अंदर ज़्यादा कलाम तो ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें डेथ रेट पर अगर नज़र रखी जाए तो वो बेसिकली कुछ जगहों पर, जैसे पहले भी हम देखते रहे हैं कि वहाँ पर उसकी, जैसे लंदन है, अभी तकरीबन हफ्ता पहले की लंदन के स्टैटिस्टिक्स ये देख रहे थे कि लंदन जो है वो हॉटस्पॉट है डेथ के लिए। और हालांकि वहाँ वैक्सीन जो है वो पहले भी लगानी शुरू हुई, वो थोड़ी डिफरेंट भी थी जो अमेरिकन के हवाले से थी। तो मतलब ये है कि जो डाटा इस वक्त जमा हो रहा है सरकारी तौर पर, उसके अंदर तशवीश का एलिमेंट अभी तक हैवी है। अलबत्ता मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि जहाँ पर वैक्सीन लगने के बाद लोगों का सेहत उनकी ठीक भी रही है, ऐसा नहीं है। अलबत्ता दरमियान में ऐसी खबरें भी आती हैं कि वैक्सीन लगने के बाद डेथ हुई, एलर्जी हुई, हालात ख़राब हुए, कुछ क्या भी आए, कोई वार्निंग्स भी आती रही। तो ख़बरें ज़्यादातर जो ज़्यादा हैं वो पॉजिटिव न्यूज़ तो ज़रूर है, मगर हम ये समझते हैं कि हम गवर्नमेंट जब पॉलिटिकल एंगल से किसी चीज़ को लेकर चलाती है तो थोड़ा सा उसमें तवक्कुफ और थोड़ा सब्र ज़रूरी है देखने के लिए। तो हम अपने तौर पर इतनी ज़्यादा वो खुशी का इजहार तो नहीं कर रहे कि चलो जी वैक्सीन आ गई है और हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, ट्रैवल भी हो जाएगा, मगर हम ये देख रहे हैं कि एहतियात का तकाजा ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुछ लोगों को वैक्सीन, मेरे अपने जानने वालों में उनको वैक्सीन लगी और उन्होंने, हालांकि समझदार लोग हैं, मगर फॉर सम रीज़न उनसे एहतियात का तकाजा, उसका दामन हाथ से छूटा और वैक्सीन के 4 दिन के बाद वो पॉजिटिव हो गए कोरोना से। ये तकरीबन इसी हफ्ते की बात है। अब इसको हम कैसे अपने लिए लाएं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स दौड़ भी रहे हैं, वो एक जल्दी में भी हैं कि वैक्सीन लगा लें। हमारी अपनी फैमिली के अंदर आधी फैमिली कह रही है कि वैक्सीन लगवा लें क्योंकि पेरेंट्स एल्डरली हैं, और जो यंग लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम नहीं लगवाना चाहते क्योंकि बज़ बहुत है, न्यूज़ ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं।
तो एक कशमकश भी साथ-साथ चल रही है, मगर हमारी मेन जो नज़र है वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के होते हुए, और हम तकरीबन ऑलमोस्ट हर ही स्पेशलिस्ट से ये बात पूछ रहे हैं कि सर आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? मगर ओपिनियन होने के बावजूद प्रैक्टिकली कोई आदमी सैटिस्फाइंग जवाब नहीं दे पा रहा। ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कम्युनिटी में डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं ठीक है, ये अच्छी भी है, कोई कहता है साइड इफ़ेक्ट भी हैं। आपको खुद पता है कि आपके पास कितने स्पेशलिस्ट हैं, आप लोगों ने प्रोग्राम भी इस पे किए। जी हाँ। तो हतमी नुक्ता ये है कि ज़बरदस्ती होगा तो लगवानी पड़ जाएगी, मगर अगर ज़बरदस्ती नहीं है तो हम जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती उसको अटेम्प्ट नहीं करने लगे। बिल्कुल, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, ये तो बात आपकी बिल्कुल, मैंने जिस तरह से आपने बताया सूरत-ए-हाल वैक्सीन के हवाले से, लोग जो है वो अभी तक ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये देख रही थी अभी कल ही न्यूज़ में कि एक तरफ तो कहा जा रहा है पूरी दुनिया में जो है वबा इतनी बुरी तरह फैली हुई है, दूसरी तरफ चाइना में जो है वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं और वहाँ से वबा का खात्मा हो चुका है और वहीं से लोग कहते हैं कि जी वबा शुरू हुई थी। ये क्या खबर है? चाइनीज़ की अगर न्यूज़ ये सरकारी लेवल की हैं तो मैं इन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा। और अगर ये आप हमारे अपने राब्ते के लोग, सोशल मीडिया के लोग, या जो आज़ाद इंडिपेंडेंट जो खबरों की तरसील का निज़ाम है, उसके अगर थ्रू है तो उसमें फिर सच्चाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि चाइनीज़ का भी मसला उतना ही गंभीर और उतना ही बड़ा है अमेरिका वाला, कि वापस कब हम काम पे जाएंगे, कब हम बड़ी शादियां अटेंड कर सकेंगे, पार्टीज करेंगे, जिंदगी वापस बहाल होगी, नॉर्मलसी की तरफ जाएगी, जिसमें मास्क वाला या ये उस वजह से जो उन पर प्रेशर है, और लाजमी बात है उनके ऊपर प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो वो ऐसी खबरें दिखा सकते हैं, वीडियोस बन सकती हैं, मगर लोकल जो, मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि अभी आज सुबह की संडे की न्यूज़ ये है कि अमेरिका और चाइना एक मिसाइल के फर्क से जंग से दूर हैं, एक मिसाइल से, क्योंकि 15 चाइनीज जहाजों ने आज यूएसएस रूजवेल्ट जो वहां ताइवान के साइड पे है उसको इंटरसेप्ट किया है, 15 जहाजों ने, चाइनीज ने। तो अच्छा। तो एक किस्म का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी चाइनीज दे सकते हैं कि जी सब अच्छा है, हम लोग रिकवर कर गए हैं बीमारी से और हम तैयार हैं जंग के लिए, क्योंकि एक आइडिया है उनके यहाँ ना, उनके यहाँ मोमेंटम जरा डिफरेंट है। तो ये एक ऐसी खबर हो सकती है। अलबत्ता इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स जो चाइना के हैं, उनमें कुछ कंट्रीज की डिपेंडेंसी चाइना पर बहुत ज्यादा होने की वजह से, और डिपेंडेंसी सिर्फ बिजनेस की नहीं, चाइनीज पॉलिटिकल विल की भी, उन कंट्रीज को चाइना ने मजबूर किया कि आप लोग हमसे डबल तादाद में चीजें इंपोर्ट करें ताकि हमारे नंबर दिखाए जा सकें कि हमारी फैक्ट्रीज पर कैपेसिटी चल रही है। अब तो इसलिए हम थोड़ा सा एहतियात के साथ उसको ऑब्जर्व करते हैं। नहीं, असल में क्योंकि अमेरिका चाइना ताल्लुकात का जो है वो पिछले दिनों काफ़ी मैंने सुना कि बुरे सिचुएशंस में चले गए थे। तो एक तरफ तो बिज़नेस के हवाले से मैंने अभी आपसे कहा मुआशी तबाही की बात है, और बहुत सारी चीज़ें चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से यहाँ आना बंद भी हुई थी। तो ये जो सिलसिला था तबाही का, ये एक जंग की सूरत इख्तियार करने वाला था, जैसा आपने बताया है कि इस तरह की सूरत-ए-हाल भी है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि अब जो है वो हालात बदलते जा रहे हैं, और ओवरऑल मैंने ये देखा कि अमेरिका में भी और पाकिस्तान में और दुनिया भर में लोग जो है वो अब उन्होंने अपना एक वो अपने जैसे एक खौफ की सिचुएशन थी उससे निकल कर इसको कबूल कर लिया, लेकिन ये सोचा कि अब रेस्टोरेंट्स में भी जाएंगे, प्रोग्राम्स भी करेंगे, बाहर भी निकलेंगे। बस ये आपने जो एक दफ़ा खुद ही पहले कहा था कि हमें अब शायद हमेशा के लिए जो है वो मास्क पहनना है, तो मास्क के साथ और जो एहतियाती तदाबीर हैं, सैनिटाइजर के साथ, हाथ धोने के साथ, अगर उनमें से किसी को भी आके कोरोना हो जाता है तो वो एक जैसे आम तौर पर बीमारियां लग जाती हैं, उसी तरह की सिचुएशन होगी। तो अब जो है वो ये जिस तरह की वैक्सीन आ गई थी उसके बावजूद भी लोगों को अब भी ये सारी एहतियाती तदाबीर करनी, ये बड़ी अजीब सी बात है, मेरी समझ में नहीं आ सकी। तो यही वो पॉलिटिकल एंगल है जिसको साइंसदान भी समझाने से कई दफ़ा कासिर होते हैं कि भाई अगर वैक्सीन लग गई है, इम्यूनिटी आ गई है, तो अब तो हमें कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, अब तो हम बिल्कुल, मगर नहीं, वो नंबर्स के हवाले से इतना बड़ा कॉन्फिडेंशियल स्टेप देखें। कैपिटल में जो लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, उसके अंदर 150 फौजी बीमार हुआ, हालांकि फौजी की इम्यूनिटी आम आदमी के मुकाबले में 1000 गुना पहले ही ज्यादा होती है। फिर उनको एक्सपेरिमेंटल दवाइयां भी दी जाती हैं, उनके पास ऐसी दवाइयां हैं जो हम लोगों तक नहीं पहुंचती, उसके बावजूद वो 150 आदमी की रिपोर्ट है, हालांकि हो सकता है हजारों आदमी हो,
मगर ये भी मीडिया पर अमेरिका में भी सेंसरशिप आती है, क्योंकि बेइज्जती की बात है। अभी नया प्रेसिडेंट आया है, उसका सारा जोर 100 मिलियन इनॉक्यूलेशंस पर है, तो ऐसा ना हो कि कॉन्फिडेंस खराब हो जाए लोगों का। और उसके साथ ही दूसरी भी इंडस्ट्री भी इसमें आ रही है, तो वही बात आ जाती है कि वी आर नॉट आउट ऑफ द स्टॉर्म येट। हाँ, हो सकता है स्टॉर्म थोड़ा सा स्लो हुआ हो, मगर हमें उसमें से पूरी तरह से अभी नहीं निकले। और ख़ास तौर पे जो मिडिल ईस्टर्न या इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं, इनके यहाँ आपको पता है ओवर क्राउडिंग होती है घरों के अंदर, इनकी डेंसिटी, रेजिडेंशियल डेंसिटी मैट्रिक्स डिफरेंट होता है। तो थोड़ा सा जो है ना, एहतियात हम खुद भी कर रहे हैं और लोगों से भी कह रहे हैं कि भाई इतने ज़्यादा छलांगे मारने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, थोड़ा लेकिन भी ठहरो थोड़े आगे दिन। मार रहे हैं, लेकिन अब भी अगर आप बाहर देखिए, मैं बल्कि कल यही देख रही थी कि अब जिम भी खुल गए हैं और बहुत सारे जो है वो रेस्टोरेंट्स में भी जो है लोगों को मैंने देखा, पहले जिस तरह से पाबंदी थी उसकी बजाय अब देखा जा रहा है कि शायद हो सकता है इंसानी फितरत भी है कि उसको आप बहुत दिनों तक कैद करके नहीं रख सकते। 2020 जैसा भी था, अब 2021 जो है ये मुझे जो है वो इस लिहाज से कि अब वो सब जो तूफान था, तूफान के बाद के जो आसार हैं, वो तबाही के लिहाज से मुआशी तौर पर अब हमारी पूरी दुनिया पे तो जो असरअंदाज हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका पर खास तौर पर, यूके तो हमारे उसमें मतलब हमारे तस्करे में आ सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोगों का ताल्लुक न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी से और अमेरिका से है, तो मैं समझती हूँ कि हम यहाँ के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर इस वक्त जो है वो मुआशी तौर पर क्या सूरत हाल है। माशी तौर पर अमेरिका इस सारे प्रॉब्लम से उसी तरह डील कर रहा है जिस तरह हमारे माशरे में एक चौधरी किसी मसले पे डील करता है, पैसा फेंकता है। हाँ, ये स्टिमुलस बिल 1, स्टिमुलस बिल 2, फिर उसके अंदर साथ में आज मैंने सुबह खबर पढ़ी कि $3,000 पर बच्चा देने स्टिमुलस बिल के अंदर बात डाल रहे हैं कि $3,000 फी बच्चा दिया जाएगा पेरेंट्स को स्टिमुलस के अंदर। नई फिगर आ रही है। अच्छा। हाँ, तो इतनी प्रॉमिसिंग। जी हाँ, तो ये जो एंगल है पैसा फेंक, जो जी हाँ, ये बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड की तरह है कि जी एक्सीडेंट हो गया है तो उसको सर रगड़ के हाथ जेब में पैसे डाल दो। तो बिल्कुल वही एक प्रोसेस है, क्योंकि मजबूरी बन गई है। साइंस एक तरफ से पीछे रह गई है, मैं नहीं कहता कि फेल हो गई है, पीछे रह गई है। इसी तरह लॉजिस्टिकल सपोर्ट, प्रोडक्शन सिस्टम्स और ये सारी चीजें। फिर उसके ऊपर जहां पर बीमारी नहीं भी थी, जिन एरियाज में बीमारी नहीं भी थी, वहां पर भी एक माइंडसेट ऐसा आ गया है कि करें तो क्या करें। तो इसलिए अमेरिका का पहला जो चैलेंज है इस बीमारी से डील करने का, कॉन्फिडेंस बनाने का, वो उसका हल तो सिर्फ ये अभी नजर आ रहा है जैसे पैसे का है। पैसे दे दिए और स्टिमुलस खोल दिया, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आगे बढ़ा दिए और अमीर आदमी से छीने। क्योंकि हुआ ये था कि ट्रंप साहब को जब रिपब्लिकन्स लाए थे हिलरी साहिबा की मुकाबले में, तो 2 मुतालबात ट्रंप साहब के थे और 2 मुतालबात रिपब्लिकन पार्टी के थे। 2 मुतालबात जो ट्रंप साहब के थे वो ये थे कि आप लोग मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में हजारों ट्रिलियन डॉलर आप लोग जारी करेंगे। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम ये कानून बनवा दो कि अमीर आदमी से टैक्स कम होगा और गरीब से लेकर के अमीर को दिलवाओगे, जो कि उन्होंने कर दिया पूरा, तो हम इस बारे में तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे। मगर 200 के करीब कंपनियां डिस्कवर हुई जो ट्रंप साहब के दामाद की थी, जिसकी इंक्वायरी दबा ली गई, जिसकी वजह से रिपब्लिकन्स ने कहा कि ये करोड़ों डॉलर जो तुम मांग रहे हो, तो अगर हम देंगे तो ये अवाम को तो नहीं जाएगा अमेरिका की। ये तो तुमने 200 कंपनियां बना ली हैं, हर जगह पर तो कंपनियां बना ली हैं ताकि बिड करके पैसे चैनल किए जाएं। उस इख्तलाफ की वजह से ट्रंप साहब ने कहा कि अब मैं ऑथोरिटेटिव नस्ली इम्तियाज पर बुनियाद सियासत करूंगा, जो उन्होंने शुरू की। और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में मुझे नहीं देते, गो के मैंने कानून बनवा दिया है टैक्सेशन रिलीफ का अमीर आदमी पे, तो मैं अब दीवार बनाना चाहता हूं जिसकी मद में मुझे पैसे दो। तो वो उन्होंने दीवार में भी नहीं दिए। जब दीवार में भी पैसे ट्रंप साहब को नहीं मिले, तो ट्रंप साहब ने कहा कि अब मैं वो काम करूंगा जिससे रिपब्लिकन पार्टी आइंदा सारी जिंदगी के लिए बदनाम होगी। हाँ, बिल्कुल। ये नुक्ता हमारे यहाँ एनालिस्ट हजरात इतनी आसानी से समझा नहीं पाते, क्योंकि वो लोग एकेडमिक अंदाज से चीजों को देखते हैं। गोरी कम्युनिटी के अंदर बैठ के आप देखें तो ये भी एक खबर चली थी कि इसके अंदर बहुत सारे लोग किराए के लोग हैं, खास तौर पे वो सिंगों वाला आदमी जो था वो अच्छा, यहाँ भी ऐसे होता है। अच्छा जी, ये रेंटा क्राउड है, लाया डेमोक्रेट इसको रिपब्लिकन्स को बदनाम करने के लिए, बाद में ये छोड़ के भाग गए। देखे ना, सबकी जॉबें खत्म हो रही हैं, बहुत सारे पुलिस वाले, आर्मी वालों पे इंक्वायरी शुरू हो गई।
हाँ। बड़ा प्रॉब्लम इसी के साथ जुड़ता हुआ अमेरिका का ये है कि अमेरिका के अंदर एक नई पुलिस फोर्स इजाद होगी जो कि खालिसतन अमेरिकन सफेद फार्म कम्युनिटीज को स्कैन करेगी। हाँ। पहले जैसे मुसलमानों को करते थे, है ना, हर किस्म का मुसलमान, 7 कंट्रीज को तो ब्लॉक कर दिया आपने, और जो उन 7 कंट्रीज के यहाँ लोग थे उनकी मस्जिदों में सर्वेलेंस थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल आप उठा के देखें, बल्कि लियाज़ान प्रोग्राम्स देखें, इंटरफेथ के प्रोग्राम देखें, उनमें सब ये जासूसी थी। अब वो पूरा टेम्पलेट बदल के सफेद फार्मों की तरफ जब आ गया है, और उसकी वजह से एक इंटरनल थ्रेट से जो अमेरिका डील कर रहा है, 1 साल की FBI की जो वार्निंग्स अगर कोई भी जमा करे एक किताबचे में, तो उसके अंदर सारे के सारी वार्निंग्स जो हैं सफेद फार्म अमेरिकन की तरफ हैं, जो कि अलहदगी पसंदी की जहनियत रखते हैं। अब ये 2 इलेक्शन 3 इलेक्शन, कितने इलेक्शंस में ये काम होता है, या किसी हादसाती तौर पे कुछ होता है? क्यों कि ट्रंप, ये जो बाइडेन पार्टी है, इसका असूल ये है कि अमीर से लेकर गरीब को देना, और ये गरीब जो है इसमें सारे गरीब आ जाते हैं, सफेद फार्म भी आ जाते हैं, स्याह फार्म भी आते हैं, ब्राउन भी आते हैं। तो लिहाजा इसलिए एक बहुत बड़ा इसको थ्रेट समझा जा रहा है। ट्रंप साहब की जो अलविदाई अल्फाज थे उसमें यही था कि अमेरिका जो है अब तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा। वो इसलिए कि अमीर आदमी से छीनने का जब काम शुरू होता है तो फिर अमीर आदमी, आपको पता है, उसके साथ ऑटोमेटिकली पावर है, उसकी डोनेशन पावर साथ लगी होती है। तो हालात खराब होने के इशारे और इंदिए जो इन्होंने दिए थे, और ये जो बदले की जो पॉलिटिक्स की है ट्रंप साहब ने कि मैं अब तुम लोगों को बदनाम, देखें वो जो, हालांकि सीढ़ियां हैं मगर ये लोग दीवार से ऊपर जा रहे हैं, हालांकि साथ में सीढ़ियां लगी हुई हैं। तो ये एक एनैक्टमेंट था कि रिपब्लिकन पार्टी को भी बहुत सख्त पॉलिटिकल नुकसान दिया जाएगा, जिसकी वजह से उनकी इम्पीचमेंट में 12 रिपब्लिकन्स ने भी हाँ मिलाई। और इम्पीचमेंट का ये तो वाकई एक, जैसे कहते हैं कि अमेरिका के लिए अब जो कहते हैं तब्दीलियां जो है सही मानों में, अब दुनिया भर में कहते थे तब्दीलियां आती थी, लेकिन यहाँ भी वो तब्दीलियां नजर आ रही हैं। सूरत हाल जो है वो बदलती जा रही है। इस दौरान ये हुआ कि ये तो एक कहते हैं कि माशी तौर पर तनज़्ज़ुली, लेकिन ओवरऑल मैंने देखा कि यहाँ पर लोगों के मिजाज में अब ये कहते हैं ना कि जी चलो जी हम बहते दरिया में हाथ धोएं। अब सारे लोग जो है वो घरों में बैठे हुए आराम से, कोई काम नहीं करना जिन्होंने, उन्होंने नहीं करना, और उनको पता है कि जी अब तो हमें हुकूमत की तरफ से पैसे मिलते रहेंगे, तो कोई काम करने की जरूरत क्या इंसानी नफ्सियात के लिहाज से ये उसको तसाहिल की तरफ नहीं लेके जा रहा। बच्चे घरों में बैठे हैं, वो स्कूल तो साथ चल रहे हैं, लेकिन रात भर गेम्स भी चल रहे हैं। तो ओवरऑल इंसानी जिंदगी में इतनी बड़ी जो तब्दीली आई है वो इस की, मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी जो है तबाही तो यही है कि लोग ज़हनी तौर पर काम करने को, कहीं जाने को, अब बाहर जाने को पसंद ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है आराम से उनकी जिंदगी गुजर रही है। ये जो एलिमेंट है, ये इसका एक हिस्सा इतना हिडन है, और मगर है इतना बड़ा कि उसको समझाए बगैर वो सामने नहीं आता। वो जैसे एक इंसान को सिम्टम्स होते हैं मगर डॉक्टर उसे बताता है तुम्हें ये बीमारी है, बिल्कुल उसी तरह इस वक्त जो एक सोसाइटी के अंदर एक तबका है माहौलियात के बारे में एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट। किसी को शायद याद हो ना हो कि क्लिंटन साहब के दौर में एक आदमी था, यूना बॉम्बर उसका नाम था। यूनिवर्सिटी में बैठकर वो बम भेजता था, लोगों को उस कत्ल करता था, धमाके करवाता था, और वो इस वक्त फिलाडेल्फिया में जेल में सारी उम्र के लिए बंद है। अच्छा। उसने एक मैनिफेस्टो लिखा था, वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था। और जितने आदमी उसने कत्ल किए वो सारे के सारे वो लोग थे जो पॉलिसी बनाते थे माहौलियात की, और नेटफ्लिक्स के ऊपर उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। उसको अगर कोई आदमी देखेगा, उसको पढ़ेगा उस मैनिफेस्टो को, तो उसको समझ में आ जाएगी कि वही माइंडसेट के लोग इस वक्त बहुत बड़ी लेवल पर यूनाइटेड नेशंस में और अमेरिकन पॉलिसी थिंक टैंक में ऐसे आ गए हैं कि जो सोसाइटी को इंडस्ट्री के नुकसानात से समझाने के लिए कि ये इंडस्ट्री प्लैनेट को हर्ट कर रही है, और प्लैनेट इवेंचुअली हम लोगों के ऊपर उल्टा होगा, कोई वेदर चेंज आएगा ऐसा कि जिसकी वजह से सारी की सारी इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। तो ये अपनी इंडस्ट्री को स्लो करो। कोयोटो और जो जापान, वो जो ट्रीटी थी वेदर की, जिसमें पहला साइन बाइडेन ने वो वेदर ट्रीटी के अंदर सिग्नेचर किया है, अपना ऑफिस लेते वक्त पहला तरीन काम उन्होंने वो किया कि वर्ल्ड है वो जो एनवायरमेंटल ट्रीटी में ज्वाइन किया। तो उसमें अगर आप गौर करेंगे तो इस वक्त इंडस्ट्री को बंद करके सोसाइटी को
300 साल पीछे ले जाने की एक माइंड सेट चल रहा है, क्योंकि वायरस का सारा इफेक्ट जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्शन सेक्टर, इस पे और फूड पे हुआ है। तो एक ऐसा तबका यहाँ पर माइंडसेट के तौर पर मौजूद है जो ये समझता है कि ह्यूमन इंडस्ट्री और ह्यूमन लाइफस्टाइल, कंज्यूमरिज्म जिसे कहते हैं, वो बहुत हर्ट कर रहा है प्लेनेट को। जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जब बहुत बड़ी आग लगी थी, उसी के साथ ये वायरस का आना भी ये कनेक्टेड एक इशू है, मगर हम इसको अभी नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे किसी टाइम। तो एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप्स जो हैं, उनका यह है कि सोसाइटी को वापस लेके जाओ, जिसमें आपका नुक्ता आता है कि जब आप एक आदमी को घर बैठे हुए तनख्वाह दे रहे हैं तो वो पागल है, बाहर जाकर काम करे, और बाहर स्केयर भी हो, डर भी हो, तो वो आदमी अगर लीगल है तो उसने काम नहीं करेगा। मेरे अपने बच्चों ने कहा कि हम अभी इस वक्त, हमें अनएम्प्लॉयमेंट मिल रही है, साथ में वो बेनिफिट भी मिल रहा है, तो हम अभी इस वक्त काम नहीं करना चाहते। इसी के साथ जो इलीगल लोग हैं, अगर इमिग्रेशन आ जाती है 11 मिलियन को लीगल करने की, तो उनके भी बारे नहीं आ रहे। जैसे ही उनका वो वर्क परमिट बनता है, अनएम्प्लॉयमेंट उधर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम काम करने वालों ने टैक्स इतना जमा करवा के दिया हुआ है ना। ये तो उनसे मिलता है जो 40% टैक्स देते हैं। तो कहने का ये है कि ये डेफिनेटली ह्यूमन साइकोलॉजी, उनको तसाहल परस्ती या उनकी ऑब्जेक्टिव लाइफस्टाइल, मेहनत से, इंडस्ट्री से हटाने का एक एलिमेंट जरूर है, मगर इससे बड़ा एलिमेंट ये है कि इस प्लेनेट को किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए इंडस्ट्री और कंज्यूमराइजेशन से। उसके अंदर अगर हुकूमत को इन लोगों को घरों में बैठ के रोटी देनी पड़ती है, किराया कंट्रोल करना पड़ता है, और लग्जरी आइटम की वैल्यू खत्म हो जाए, लग्जरी आइटम की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, जो खाल या चमड़ा या जो मटेरियल, जो सोना या डायमंड के लिए जमीन को हर्ट किया जा रहा है, वो रोक दिया जाए। तो मुझे इसी वजह से हम ये समझते हैं कि इसके पीछे एक एनवायरमेंटल एलिमेंट भी इसके पीछे साथ साथ खामोशी से साए की तरह इस सारे टॉपिक के चल रहा है। मगर जब तक उसको खोलकर समझाया ना जाए, इंडिकेटर्स जोड़ के ना दिखाए जाएं, तो वो तस्वीर आजकल के आम लोगों के सामने, सिविलियन के सामने नहीं आती, मगर जो लोग थ्रेट अंडरस्टैंड करते हैं सोसाइटी को, उनको नजर आ जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अक्सर से हम लोग के ज़हनों में तो यूँ कहते हैं ना कि ज़िंदगी आसान है ना, अब इतनी ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है, बस जी घर में बैठे हुए हैं, जब ये वबा ख़त्म हो जाएगी तो शायद ज़िंदगी दोबारा रवां दवा होगी। तो ये सारी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। इसीलिए मैंने कहा ना कि हर लिहाज से जो ख़तरे हैं वो हमें अभी से उनको देखना चाहिए। वैसे मैं बाय द वे अपने तमाम ही देखने वालों को एक बार फिर बता दूं कि आप देख रहे हैं बात से बात राहीला के साथ, और इस प्रोग्राम में हम हालात हाज़िर और ख़बरों के हवाले से जो अमेरिका में इन दिनों तब्दीलियां आई हैं उनमें बात कर रहे हैं। उस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं खान फारूक। और आप लोगों से मेरी एक बार फिर गुजारिश है कि जो लोग भी मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्लीज आप लोग जाइए और यूट्यूब पर जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के जबरदस्त प्रोग्राम आपके सामने हम पेश करते रहें। तो इसके बाद जी हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जी इस साल जो अमेरिका में एक साल गुज़िश्ता से जो इंतखाबात का सिलसिला शुरू हुआ, और इंतखाबात के हवाले से गर्मा गर्मी रही। बड़ा जी लोग सोच रहे थे कि पता नहीं इस साल भी एक बार फिर ट्रंप ने जो है वो बाजी मार लेनी है, लेकिन अजीब सी बात ये हुई कि तब्दीली आई, और आपको पता है तब्दीली आती है तो लोग उस पर नजर करते हैं और देखते हैं आखिर की तब्दीली की वजह क्या है। तो इसी दौरान जी अमेरिका के इंतखाबात हुए। इंतखाबात के हवाले से बताइए कि फारूक, जो ये इंतखाबात थे इनको आप किस नज़र से देखते हैं, लोगों के जहनों की तब्दीली के लिहाज से, और दोनों जो हमारे उस वक्त कैंडिडेट्स थे वो जो है इन इंतखाबात में किस तरह से जो है वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोगों ने जो बाइडेन की तरफ तवज्जो दी? ये इंतखाबात का जो टॉपिक था, ये ओबामा के दौर से आपको याद होगा कि फ्लोरिडा में वो हाथों से काउंट कर रहे थे पर्चियां, और सूरज की तरफ ऐसे कर करके देखते थे कि उसमें मोहर लगी हुई है या नहीं लगी हुई। वहां से इंतखाबात की जो पूरी एक इंडस्ट्री है बेसिकली, और इसके अंदर भी बहुत बड़ा पैसा है, ये बड़े ही मराहिल से चलती हुई, और अब तक तो कम से कम 100 से ज्यादा किताबें अमेरिकन इलेक्शन पे पिछले 10 साल में लिखकर सामने आई हैं। उन सारों का मतमाए नजर ये है कि इलेक्शन एक बिल्कुल नाजुक और निहायत ही खफीफ और हाईजैक एबल एक एंटिटी बन गया है, अगर आप एतबार करते हैं दूसरे पर कि ये भी फेयर प्ले करेगा। मगर ट्रंप साहब ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह जो पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस कराई,
उसके अंदर ये खतरा उनको लग गया था कि यहाँ पर भी खरीदो फरोख्त, पैसे, कीमे वाला नान, आटे की बोरी और इस तरह की चीजें यहाँ अमेरिका में भी चल रही हैं। पैसा कैश भी चल रहा है, मुर्दों के वोट पड़ रहे हैं, जेल वालों के वोट जो हैं वो 2 जगह पर रजिस्टर होकर आ रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने इस बात पर आपस में जाहिरी तौर पर भी और बातिनी तौर पर भी आपस में इत्तेहाद किया कि इस तरह से बेईमानी नहीं होने देनी और जो रियली जीतेगा हक उसी का होगा। तो जब ये इन्होंने आपस में ये जब मुआहिदा कर लिया तो ऊपर डर्टी पॉलिटिक्स चलती रही, हम उसी को देखते रहे। और जो लोग इस बात को अंदर से खुश होते थे कि ये सफेद फार्म लोग नफरत भरी बातें कर रहे हैं और अपने आप को हमसे अलग कर रहे हैं और हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं और ब्लैक लाइव्स मैटर जैसी चीजें जो है ना प्रोमोट हो रही हैं, तो वो तो चाहते थे कि ट्रम्प साहब की हुकूमत आए, क्योंकि वो और नफरत करेंगे तो उसमें रेड इंडियंस भी जमा हो जाएंगे, जिनको आजकल अमेरिका में नेटिव अमेरिकन कहा जाता है। फिर उसके बाद ज्यूइश माइनॉरिटी कम्युनिटीज आ जाएंगी, जिनको मेन स्ट्रीम ज्यूइश जो है लिफ्ट नहीं कराते तो वो भी हिफाजती तौर पे खड़े हो जाएंगे, और उसमें साइंटिस्ट कम्युनिटी बहुत होती है। उसी के बाद फिर इंडियंस हैं, फिर पाकिस्तानी हैं, फिर अरबों की यहाँ 50 किस्में अरबों की भी हैं, फिर लटीनों की तकरीबन 40 किस्म के लटीनोज यहाँ पर हैं। तो ये चाहते थे कि ये कम्युनिटीज मजबूत हो जाएं, मगर वो मजबूत होती नफरत की बुनियाद पर। वो बुनियाद उनकी नफरत की होती, जिसमें फिर वो हर एक से आपस में फिर लड़ते, जैसे कि युगोस्लाविया में हुआ, सब लोग मजबूत हुए फिर आपस में लड़ पड़े। इसी तरह यहाँ पर भी इस तरह के खतरात थे, मगर जब इन्होंने आपस में फैसला किया कि यार वोट को इज्जत दो, ये जो हमारे यहाँ भी एक हो रहा है कि वोट को इज्जत दो, तो वोट के ऊपर उन्होंने जो बेईमानी थी, हत्ता के जॉर्जिया का जो गवर्नर है, जिसको ट्रम्प साहब ने फोन पर 1.5 घंटा कन्विंस किया कि 11,000 वोट नकली यार कहीं से ला कर डाल दो, मैं जीत जाऊंगा, मुझे इलेक्टोरल कॉलेज के वोट मिल जाएंगे, तो वो इनकार कर गया। उसने कहा कि नहीं, मैं कहां से लाऊं, मैं नहीं कर सकता। मैं यानी वो समझा तो रहे थे कि छाप दो, कहीं से बनवा के ले आओ, मगर वो जो वोटिंग का जो प्रोसेस है, देखिए एक कंपनी है डीबोल्ड, उस कंपनी के लिए मैंने खुद कंसल्टिंग की थी, और उस कंपनी का कमाल ये था कि वो डिजिटल वोटिंग करते थे। तो उस जमाने में बुश साहब का दौर था, बुश 2 का, तो हम बटन दबाते थे एक कैंडिडेट का, डॉक्टर कीन का, तो वो फ्लिप होके बुश का बन जाता था। तो उसमें प्रोग्रामिंग हुई भी थी। तो हमने ये चीज हम समझते थे कि ये बेईमानी का आगाज यहाँ पर थोड़ा बहुत तो होता ही है हर जगह पर, मगर इस बड़े पैमाने पर। और मैं एक बड़ी फनी बात करूं कि दुनिया की पॉलिटिकल वोकैबुलरी में वाहिद कंट्री पाकिस्तान है जिसमें इलेक्शन इंजीनियरिंग का लफ्ज वहां के हवाले से लिखा जाता है कि यहाँ इलेक्शन में इंजीनियर किया जाता है वोट्स को। मगर यकीन करें कि ट्रम्प साहब ने ये अपने मुंह से ये अल्फाज बोला कि इलेक्शंस हैज बीन इंजीनियर्ड, क्योंकि अमेरिका में होता था थिंग्स हैव बीन डॉक्टर्ड विद, यहाँ कहा जाता था कि डॉक्टर बेईमानी कर रहा है। मगर इन्होंने इलेक्शन इंजीनियरिंग का जो लफ्ज इंट्रोड्यूस कराया, तो हम सब जो थर्ड वर्ल्ड के एनालिस्ट हैं, हमें भी बड़ी हंसी आई कि देखो ये जमहूरियत को खतरा लग गया है, और जमहूरियत को खतरा जब लग जाता है तो फिर इंसानी हुकूक को खतरा लग जाता है। क्योंकि अमेरिका में इंसानी हुकूक की बड़ी अहमियत है, और पूरी दुनिया की नज़र थी जी इन इंतखाबात पर जो अमेरिका में होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की पॉलिसीज बनती हैं, फिर उसी से बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। अच्छा, ये एक अजीब सी बात है कि इसके बाद ये हुआ कि इलेक्शन तो हुए, और आप और हमने सबने देखा कि जो है वो इन इंतखाबात में फतह हो गई जी जो बाइडेन साहब की। और ये जो फतह थी, इसको जो है वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है कि इनके साथ ही पहली खातून नायब सदर कामिला हारिस का मुंतखब होना, ये एक बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि लोगों के लिए एक तरह से कहना चाहिए कि अमेरिका में किसी खातून का, वो भी इंडियन अमेरिकन है, और फिर ये है कि जाहिर है हमारे आपको पता है यहाँ जो ब्लैक पीपल है उनको इस तरह से एकदम सामने नहीं लाया जाता। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो एकदम से बहुत बड़ी तब्दीली महसूस हुई लोगों को कि ये तो जी कमाल हो गया। तो आप बताइए जी कि इंतखाबात में जो बाइडेन की फतह थी, उसे जो है वो हमारे जो अवामी हल्के थे उसमें बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, पुरजोश तरीके से उसका इस्तकबाल किया गया। जी बिल्कुल रिलेटेबल है इन दोनों हस्तियों की, जो बाइडेन साहब भी और कमला हैरिस साहिबा जो है, इन दोनों की जिंदगी, जाती जिंदगी
इनका जो 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 फ्लो है, वो आप यकीन करें कि वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के थर्ड वर्ल्ड के लोगों की जिंदगी है। वो उसके अंदर जो मुशक्कत है, जो अनहैप्पीनेस है, जो अनफॉर्चुनेट है, आप जितना मर्जी अमेरिका का पैसा बना लें, आप पाकिस्तान का माहौल नहीं पैदा कर सकते। ये एक एलिमेंट रहता है। आप अपने चाहने वालों से जब दूर हैं, आपकी आधी फैमिली यहाँ, आधी फैमिली इनका तो देखें, जिस दिन जो बाइडन का जो इन्होंने इनकी कैंपेन जीती थी, उसका हल्फ इन्होंने हॉस्पिटल से लिया था, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था और इनकी बीवी और एक बेटी उसमें फोत हो गए थे। ओह अच्छा। जी जी बिल्कुल। और सारी जिंदगी डेलावेयर में रहे हैं, और आपको पता है डेलावेयर किस किस्म की स्टेट है, कोई उसको लिफ्ट ही नहीं कराता। कोई पाकिस्तानी वहां रहता भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी जिंदगी डेलावेयर में रहे। जब वीपी बने ओबामा के टाइम में, तब ये मूव हुए। कमला हैरिस साहिबा की वालदा की जो तारीख है, अगर कोई आदमी पढ़ेगा तो उसको आइडिया होगा कि ये बच्चियां जो हैं सिंगल पेरेंट के तौर पर बड़ी हुई। इन्होंने अमेरिकन माहौल भी देखा, इंडियन माहौल भी देखा, और उसके बाद इन्होंने एक पॉलिटिकल विल के लिए ये आगे आई। ठीक है, पॉलिटिक्स में बहुत सारे स्कैंडल्स होते रहते हैं, जैसे भी, हमें उससे कोई परवाह नहीं, मगर आम आदमी इनसे रिलेट कर सकता है। आम आदमी इनके करीब जा सकता है इनसे। बल्कि कमला का तो आप यकीन करें, सोशल मीडिया पे नाम है आंटी कमला। अच्छा जी। अब उसको एक उनकी कोई घर की बच्ची है जो उनके वो वीडियोस बनाती थी, आंटी कह करके। हालांकि अमेरिका में आंटी का लफ्ज तो है ही नहीं, यहाँ तो आंट है, या पाकिस्तानियों का होता है कि आंटी कहते हैं हर एक को। इनके साथ इतनी जो एफिलिएशन है, मोहब्बत है, और इनकी कामयाबी के लिए खैर सगाली का जो जज्बा है, वो हम सब ने सुकून का सांस लिया कि एक तूफान हटा और ये लोग आए, और इनसे इंशाल्लाह कानून के अंदर रह। हाँ, कोई गलत काम करेगा तो वो तो फिर कोई इसको बचा नहीं सकता, मगर जिसने कुछ नहीं किया होगा, देखें, आप मुझे बताइए कि ट्रंप साहब ने जो 3-4 हजार बच्चे अपने माँ बाप से अलग किए, उन बच्चों का क्या कसूर है? उनसे अमेरिका को क्या खतरा था? और उनको, आपको पता है, वो जितने अरसे से जेल में, वो बच्चे भूल रहे हैं अपने माँ बाप को। उनको पता ही नहीं है हमारे माँ बाप कौन है, क्योंकि छोटे थे, ट्रॉमा से मुतासर हुए, बड़े हो गए हैं 2-3 साल के, और उनको पता ही नहीं है कौन किसका है। वो डीएनए करके उनको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक अजीब बात है कि बहुत सारी बड़ी तादाद में स्पेनिश लोग उन बच्चों को लेने आए हुए हैं जिनका उनसे डीएनए का ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा जी, कितनी बड़ा रिस्क है। किसी अनपढ़ का बच्चा किसी कोई और ले जाए और पता नहीं क्या करे। तो इन बच्चों के ऊपर अगर आप इमिग्रेशन लगा रहे हो, कमजोर तरीन तबके, हालांकि अमेरिका के झंडे के अंदर जो सितारे लगे हैं वो औरतों और बच्चों के हकूक के हवाले से, बिल्कुल है ना, जो इतना बड़ा ये एक खतरा। तो लिहाजा सबका इन लोगों के साथ एफिनिटी करना, इनके साथ जुड़ना, और इनके आने का खैर मकदम करना कुदरती तौर पर एक सुकून का सांस था। बिल्कुल। अच्छा, ये कुदरती तौर पर सुकून का सांस था। ये बताइए कि ट्रंप के आने से अब पाकिस्तान जो है वो भी सुकून का सांस लेगा, और पाकिस्तान के साथ जो है वो अमेरिका के अब ताल्लुकात में क्या फर्क पड़ सकता है? क्या कोई नई पॉलिसी सामने आ सकती है? जी, पाकिस्तान की हकीकत यकताई की हकीकत नहीं है, वहाँ डुप्लीकेट निज़ाम है। एक तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका के ताल्लुकात होते हैं, और एक पाकिस्तान की अवाम के अमेरिका के साथ ताल्लुकात होते हैं। बाइडन साहब वो आदमी हैं जिन्होंने इस पूरे खित्ते की पॉलिसी के अंदर पर्सनली तौर पर इन्होंने काम किया हुआ है। अफगानिस्तान के हवाले से जो इन्होंने जनरल अपॉइंट किया है, डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, वो भी इस इलाके को बड़ी अच्छी तरह के समझते हैं। तो मगर इसका ये मतलब नहीं है कि बाइडन साहब किसी भी किस्म की कोई नरमी करेंगे एक हुकूमत के साथ, वो नरमी करेंगे अवाम के साथ। अच्छा, पाकिस्तान की फौज को और हुकूमत को हमेशा फायदा होता है रिपब्लिकन की वजह से, क्योंकि वो डिक्टेटोरियल रिजीम्स को पसंद करते हैं। वो एक फोन कॉल पे एक आदमी से बात करके काम करवाने के आदी हैं। ये लोग कंसेंसस बिल्ड हैं। ये कहेंगे कि हमने जो तुमको पैसे दिए थे, अच्छा ये लो 2 बिलियन रुका हुआ था, ले लो, मगर हमें बताओ कि ये तुम अवाम पर कहाँ लगाओगे। अगर तुम इसको ले जा करके फिर एटम बम बनाते हो या मिसाइल बना लेते हो और जंग भी नहीं लड़ते, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो लिहाजा जो रियलिटी ऑफ पाकिस्तान है वो 2 किस्म की है कि अवाम तक पैसा लगना इनकी, क्योंकि अमेरिका से हमें क्या चाहिए, हुकूमत को तो पैसे ही चाहिए ना जी, बाकी तो और तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये ऑडिट की तरफ जाने वाला माइंडसेट इसके अंदर मौजूद है, और अवाम की तरफ शफकत वाला माइंडसेट हो सकता है जीत जाए, और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए
एक नया इंतखाबी मरहला भी सामने आ सकता है। अच्छा, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो ये तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन जो यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं, आपको क्या लगता है कि इन दिनों जो इनकी कैबिनेट में बहुत सारे नए-नए लोग आए हैं, उनमें जो है वो कुछ तो ज़्यादातर लोग उनका ताल्लुक इंडिया से है और कुछ पाकिस्तानी भी शामिल हैं। तो इस तरह से जो कैबिनेट में लोगों का शामिल होना है, आप क्या समझते हैं कि ये अमेरिका में जो है एक बहुत बड़ी बड़ी तब्दीली का पेशख़ैमा है? आपको क्या लगता है कि इस तरह से जो बाहर से लोग आए हुए हैं अमेरिका के इस मुल्क के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता करके इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं और होते-होते अब जो है वो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वो हमारी अमेरिकन सियासत में भी नुमायाँ नज़र आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये जो यंग लोग इस हुकूमत में आए हैं, ये लोग पाकिस्तान से इनका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि ये पाकिस्तानी ओरिजिन है। हुँ, और मुझे ये भी डर है कि ये लोग पाकिस्तान के अंदर अगर उन पॉलिसीज़ को सपोर्ट करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर हमारे आइन के खिलाफ जाती होंगी। हुँ, मिसाल के तौर पे कमला हैरिस साहिबा के जो कैंपेन मैनेजर हैं डॉक्टर साहब, वो अहमदी जमात से हैं। अच्छा। जी, उनके सबसे बड़े उनके जो वो हैं डोनर्स भी हैं। और ये जो नौजवान आए हैं जो पाकिस्तानी, इनके बारे में भी इसी बैकग्राउंड की खबर है कि ये लोग उन पॉलिसीज़ को सपोर्ट करेंगे जिनमें पाकिस्तान में आइन में तब्दीली की जाए। और वो, हाँ, इसीलिए मैं ये इशारतन बात कर रहा हूँ और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी कर रहा हूँ कि ये कहेंगे कि जो पैसा अब तक पाकिस्तान की हुकूमत को मिला, वो गुरबा के नाम पर वो कहाँ इस्तेमाल हुआ। तो ये एक ऑडिट का जो मसला बन जाएगा, तो ये उन बच्चों से पाकिस्तान सेंट्रिक अगर पॉलिसी एक्सपेक्ट करेंगे तो वो पब्लिक सेंट्रिक होगी। अगर इसको आप समझते हैं कि पाकिस्तान के हक में है तो फिर तो वो ठीक है, मगर अगर वो ऐसी पॉलिसीज की सपोर्ट करेंगे जिसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मुआवजा करना पड़ जाएगा, बताना पड़ जाएगा कि हमने पैसे लेकर के कहाँ लगाए, तो वो फिर बहुत खतरनाक बात बनती है। हुँ, और इंडियंस का भी ये है कि इंडियंस जो बच्चे आए हैं, जो बड़ी तादाद में इंडियंस आए हैं, वो टोटली अमेरिकन वैल्यूज वाले हैं और वो इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज के नहीं है, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं। अच्छा। जी, तो वो अमेरिकन वैल्यूज को इंडिया पे लगाएंगे तो वहां तो और झगड़ा बन जाएगा। हुँ, लॉबिंग इस तरह नहीं कर सकते, लॉबिंग होती है पैसे से। वो पैसा देना पड़ता है सेनेटर को, सेनेटर फिर लॉबी करता है। हुँ। अच्छा, तो चलें ये तो ये इसलिए क्योंकि लोग जो अमूमन ये सोचते हैं कि जब नई तब्दीलियाँ आती हैं उनमें ये एक बहुत बड़ी सिर्फ़ इलेक्शन की बात नहीं है कि एक सदर की तब्दीली थी, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें नई भी देखने को आईं और नई-नई चीज़ें देखते हैं तो नए-नए सवालात भी उभरते हैं, इसीलिए हम प्रोग्राम करते हैं। फॉरेन एक बार फॉरेन पॉलिसी जो है वो सीआईए जो का जो हेड आ रहा है विलियम, वो डिप्लोमैट है। हुँ, तो डिप्लोमैट यूनाइटेड नेशन से ला रहे हैं, तो ये भी एक इंडिकेटर है कि इसमें पॉलिसीज में कितना कुछ चेंज आएगा। दूसरी बात ये है कि एग्जांपल मैं देता हूँ कि कनाडा का जो मिनिस्टर डिफेंस चीफ है, वो एक जनरल है, रिटायर्ड सिख जनरल है। हुँ, वो सिख है, जनरल होने के बावजूद कनाडा का $1 नहीं इस्तेमाल कर सकता हिंदुस्तान के सिखों को रिलीफ देने के लिए। अच्छा। तो इसी तरह अगर यहाँ कोई पाकिस्तानी हुकूमत में आ जाता है तो वो एक लम्हे के लिए भी अपने आप को जेपरडाइज नहीं करेगा दूसरी कंट्री का एजेंट बनने के लिए। वो लीगल तरीके से जो आना होता है, वो इसीलिए पीटीआई पे अभी जो केस खुला हुआ है फॉरेन फंडिंग का, वो इसीलिए तो प्रॉब्लम है कि यहाँ लोगों ने प्राइवेट कैपेसिटी में एजेंट का रोल प्ले किया पाकिस्तान के लिए, जो कि गैर कानूनी था। अच्छा, अब क्योंकि इतने ज़बरदस्त मौज़ू पे बात हो रही है, इंतखाबात हो चुके हैं, तो मैं चाहती थी कि हम एक छोटा-सा क्लिप जो है इस हवाले से दिखाएँ जब तक़रीब हलफ़ जी बर्दारी। जी, तो आइए हम बिल्कुल। ये जो है वो अपने नाज़रीन को भी इस हलफ़ बर्दारी की तक़रीब में शामिल करते हैं और देखते हैं कि इस तक़रीब में जो है वो Robinette Biden Jr. do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. So help you God. Congratulations, Mr. President.
जी, ज़बरदस्त। ये आपने जो है वो देखा तक़रीब हलफ़बरदारी किस तरह से हुई और इसमें जो है वो ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर जो हलफ़बरदारी की तक़रीब में आने वाली तमाम ही ख़वातीन जो ख़ास इस प्रोग्राम का हिस्सा थीं, उनकी ड्रेसिंग बड़ी ज़बरदस्त थी और वो बड़ा ही कलरफुल जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी आपको जो है वो एक नज़र आ रही होगी आपको तस्वीर। तो आप क्या कहेंगे कि ऐसी तक़रीबात पे जो है वो जो है एक हल्ला-गुल्ला होता है और बहुत सारे जो पहले के सदूर होते हैं वो भी आते हैं और उसमें उनके साथ उनकी जो पहले जो फर्स्ट लेडी हुआ करती थी वो भी मौजूद होती हैं। लेकिन एक ख़ास बात इस दफ़ा ये थी कि ट्रम्प जो थे उन्होंने इस तक़रीब हलफ़बरदारी में शिरकत नहीं की। एक तो ये कि ये रंगारंग तक़रीब आप इसको किस नज़र से देखते हैं क्योंकि इस बार ये एक वबा की सूरत-ए-हाल में थी और बहुत सारे लोग नहीं थे इसमें। दूसरे इसमें जो है वो हमारे साबका सदर ट्रम्प साहब का ना होना। इसको आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल माशाअल्लाह बड़ी एक ईद का समा था, खुशी का मौका और उनका थोड़ा बहुत और ये लोग डिज़र्व भी करते हैं क्योंकि हिलरी क्लिंटन के टाइम से जो चीज़ चल रही थी वो आकर अब उनका वो पूरा हुआ और ट्रम्प साहब की जो उन्होंने ट्रेडिशन से हटकर जो काम किया ये उनको मज़ीद उनको बदनाम और गुमनाम करने का काम आएगा। यकीन करें ये जो वेस्टर्न सोसाइटी है इसके पास एक ऐसी ताकत है कि ये खाक को उठाए और उसको शहाब साकब बना दे, है ना। और दूसरा इनके पास यही ताकत उल्टी इनवर्स में भी चलती है कि ये डायमंड को लेकर के उसको कचरा करके फेंक दें। तो उन्होंने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और उन्होंने ट्रेडिशन से हटकर चले। हालांकि आप देखें ओबामा साहब ने उनको जब रिसीव किया था ऐसे किया था जैसे एक एजाज के तौर पे अमानत मुंतकिल हो रही है। तो उन्होंने ट्रम्प साहब ने और उनके एडवाइजर्स ने अच्छा नहीं किया उनको ये कह कर के भाई बी ए स्पोर्ट्समैन हो जाओ। देखे ना ये पॉलिटिक्स के अंदर ठीक है हार जीत होती रहती है, तुम दोबारा जोर लगा के आ जाना, मगर नहीं उन्होंने कहा कि नहीं मैं एक नाराज, जिसको कहते हैं अमेरिका में एक लफ्ज होता है डिसग्रंटल्ड। तो ये तो डिसग्रंटल्ड जो प्रेसिडेंट है मैंने पहली दफा देखा है, तारीख में पढ़ा भी है। और मगर हम एक बहुत बड़े तारीख के ऐसे हिस्से से गुजरे हैं जिसमें हमारी जो जूनियर्स हैं बच्चे हैं और उनके बच्चे जो है ना बाद में वो कहेंगे कि उस जमाने में हमारे फलां लोग जिंदा। लेकिन ये तकरीब जो है वो हुई तो ईद की तरह से, लेकिन वहां पर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो झंडे लगाए गए थे। हाँ तो बस वो भी उनको जलाने के लिए लगाए गए और उनके एडवाइजर्स ने अच्छा नहीं किया, मैं यही कहूंगा, क्योंकि एडवाइजरशिप होती है और उनको कहना चाहिए था कि ट्रेडिशन कीप करिए। ये अमेरिका की ट्रेडिशन है, ये कौन सा बाइडेन की ट्रेडिशन है या कमला हैरिस की ट्रेडिशन तो नहीं है, ये तो अमेरिका की ट्रेडिशन है, इसको आपको कायम रखना चाहिए था। मगर वो नहीं और उनके और अभी उनके मसाइल और बढ़ रहे हैं। इम्पीचमेंट है अगला सवाल इसी पे अब मैं जाने वाली हूँ और मैं इससे पहले ये पूछना चाहूंगी कि अमेरिकन इलेक्शन में तो जो है वो ट्रम्प की हार हुई और वो चले भी गए नाराज होकर। लेकिन दो बातें हैं, एक तो ये कि ट्रम्प जो है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जो है वो नस्ली इम्तियाज का जो उनके जहन में ख्याल था उसको फरोग दिया। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से जो है वो बहुत सारे लोग जो कि पहले इस बात को लोगों के सामने वाज़ेह तौर पे नहीं कहा करते थे कि गोरे और काले का फर्क है, अब क्या ये चीज़ जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आएगी और वो लोग जो ट्रम्प के हामी हैं आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो क्या ट्रम्प के दोबारा आने के लिए कुछ कोशिशें भी करेंगे और ट्रम्प क्या मुस्तकबिल में दोबारा भी आ सकते हैं? ट्रम्प साहब के पास अगर तो बाइंग पावर रही, अगर उनका पैसा छीन नहीं लिया गया तो ये सारी कुछ मोमेंटम उनके नाम पर चलेगा। हालांकि ये सोच अमेरिका में पहले भी थी। अब ये दरमियान की स्टेट्स में जाएं जिनको उर्फ़े आम में तो ऐसा ये कहते हैं, वो वहाँ ये सोच उनकी पहले भी थी, मगर वो अमली तौर पर इस बड़े तादाद में आकर के मीडिया के सामने आकर के उनको फ्रंट टाइम वो नहीं मिल रहा था। तो ट्रम्प साहब के पास अगर पैसे रहे, और क्योंकि ये लोग तो जाते ही पैसे के ऊपर हैं आपके, तो अगर रहे तो वो फिर भी कंसल्टेंट्स हायर करके कुछ मोमेंटम शायद थोड़ा अरसा वो मेंटेन करने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वी विल बी बैक इन सम फॉर्म। उनका जुमला था कि हम किसी शैतानी शक्ल में हम वापस रहेंगे कायम। मगर ये कि मेरा जहां तक ख्याल है कि लिबरल्स और यूथ और डेमोक्रेटिक फोर्सेस ये बहुत ज्यादा उजागर हो गई हैं, इनका ये सो नहीं रहे। अब आप इखलाकियात या हंसी या पैट्रियटिज्म के नाम पर आम अमेरिकन को बेवकूफ नहीं बना सकेंगे। ये मैंने देखा है, मैंने बड़े क्लोजली
उन थिंक टैंक्स के साथ हमारा राब्ता भी रहता है जो पॉलिसी डायमेंशंस तय करते हैं, तो हमने देखा है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमने डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे कंप्रोमाइज नहीं करना। हमारी वजह से पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज जो हैं वो भी उसी धारे में चलती हैं ना, उसी तरह चलती हैं, और सारा एक्सचेंज होता है। फिर बहुत सी और चीजें भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और वजह ये है, सामीन को समझना चाहिए कि देखें, अगर डेमोक्रेसी फेल होगी तो उसकी जगह आमरियत आएगी, और आमरियत मोरूसियत होती है, उसमें बाप और बेटे में ताकत मुंतकिल होती है, और वो जुल्म दर जुल्म होता है। तो आयरिश अमेरिकन ने, इटालियन अमेरिकन ने, पोलिश ने, गरीब गोरे ने पूरी जिंदगी की जान लगा करके अमेरिका बनाया था कि अंग्रेज के साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हो। तो अब उसको सिर्फ महज ये चंद सालों में तो नहीं ना खराब होने दे सकते। तो ये हाँ, क्योंकि अगर आप फॉल बैक करेंगे, देखिए कनाडा अभी तक क्वीन का तस्वीर छाप के चलता है। कनाडा में किसी बड़ी शायरा के ऊपर किसी लोकल का नाम, रेड इंडियन का नाम अभी तक बहुत मुश्किल है। वहां पे क्वीन के नाम लग रहे हैं, हालांकि क्वीन वहां रहती भी नहीं है, आई भी नहीं कितने सालों से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये अलामती बातें हैं, और अलामती बातों का इस्तेहकाम कौमों की पहचान होता है, और अलामती बातें उनकी ट्रेडिशन को कायम रखना कौमियत और कौमों का एक, ये इसको नस्बुल ऐन होता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ लिख दिया जाता है ना, किया नहीं जाता। यहाँ लिखा नहीं जाता है, यहाँ किया जाता है। हाँ। अच्छा, एक चीज मैंने बड़ी नोटिस की कि जब ट्रम्प की हुकूमत रही और जब ये वायरस आया तो वो बार बार उसको चाइना वायरस का नाम देते रहे। उन्होंने कभी भी इसको कोरोना वायरस नहीं कहा, चाइना वायरस, और उसकी वजह से ही जो है वो अमेरिका के और चाइना के ताल्लुकात खराब हो गए थे। तो अब जो है वो जा चुके हैं। तो जो बाइडेन है, उनके आने के बाद अब जो है वो चाइना के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी के क्या इम्कानात हैं? अभी मुझे नहीं समझ में आती कि अमेरिकन चाइना को राजी कैसे करेंगे। मुझे इसमें मुझे थोड़ी सी, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि चाइनीज जो ट्रेडिशन है उनका, देखें 28 अमेरिकन को, मैंने तारीख में ये बहुत अरसे बाद देखा कि 28 अमेरिकन, उनके खुद ऑफिशियल्स, उनकी बीवियां, उनके बच्चे और उनके बिजनेस एसोसिएट को चाइना ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। अच्छा। हांगकांग तक नहीं आ सकते। और जिनमें सरे फहरिस्त कौन है? माइकल पोम्पियो, जो CIA के हेड थे, सबसे पहले नंबर पे। हाँ, और वो 28 आदमी हैं, और वो अगर वो 28 आदमी दुनिया में किसी मुल्क को मिल जाए, वो मुल्क 5 साल में सुपर पावर बन जाएगा। ऐसे जहन है वो, इतने बड़े बड़े जहन। मगर चाइना ने कहा कि ये लोग हमारे मुल्क में, हांगकांग में नहीं आएंगे, इनकी फैमिलीज नहीं आएंगी, इनके बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ नहीं किया जाएगा, नंबर 1। दूसरी चीज कि जो, और इसमें एक बड़ा दिलचस्प पहलू भी निकलेगा कि वो कि अमेरिका को जो थ्रेट हैं, और जो एजेंसीज थ्रेट मैट्रिक्स समझती हैं, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो लॉजिस्टिक्स देखते हैं, वो बिजनेस इंटेलिजेंस को मॉनिटर करते हैं, वो पैसे की तरसील के निज़ामों को देखते हैं, तो उनका अलर्ट हाई है वो, बिल्कुल। और मैंने कहा कि आज सुबह की बात है कि USS रूजवेल्ट चाइना के पानियों में जिस तरफ उसने मूवमेंट की है, तो 15 चाइनीज एयरक्राफ्ट ने उसको इंटरसेप्ट किया, और ये खबर चल रही है, अभी रॉयटर्स पे आ रही है ये खबर, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है। तो इसलिए बहुत से लोग उनने खबर कैच अप नहीं करते, और ख़ास तौर पे ये जो मिलिट्री मूवमेंट की होती है। तो चाइनीज़ के साथ अब अमेरिका किस तरीके से उनको कहेगा कि देखें, हम वापस अपने अपने गोल पोस्ट पे जाते हैं और दोबारा गेम शुरू करते हैं, क्योंकि जो गंदी अमेरिकन ने चाइनीज़ बड़े हाई रैंकिंग ऑफिशियल पकड़ के जेल में डाले हुए हैं। अच्छा। सैन फ्रांसिस्को में एक चाइनीज सीनियर मिलिट्री की खातून ने पनाह ली थी अमेरिकन एम्बेसी सैन फ्रांसिस्को में 2 महीने पहले। अच्छा। और वो खबर ब्लिप आई टीवी पे, उसके बाद खबर गायब हो गई, मगर ट्विटर पे खबर चलती रही कि अमेरिकन आर्मी ने घेरा हुआ है चाइनीज एम्बेसी को, क्योंकि उस खातून को पकड़ना चाह रहे। अब वो तमाम लोग जो पकड़े हुए हैं अमेरिकन, तो एक उसमें एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट में अभी डाल देता हूं उसमें, कि हमने जो थ्रेट एनालिसिस की जो डेटाबेस है, उसमें हमने ये चीज नोट की कि 4 बहरी जहाज अमेरिका ने लास्ट ईयर नवंबर में
न्यूयॉर्क की साइड पे अटलांटिक ओशन में, और हम्म। दो जो है पैसिफिक ओशन में कैलिफोर्निया वाली साइड पे स्पेशली मुतय्यन किए 4 कैरियर एयरक्राफ्ट, जिनकी खसूसियत ये थी कि वो बहुत डीप सी इंस्पेक्ट करते हैं सिग्नेचर सबमरीन्स का। अच्छा। तो जो कम्युनिटी है उसमें ये बज़ था कि भाई ये सबमरीन के जरिए शायद अमेरिका कोई खतरा है, तो ये थ्रेट आया कहाँ से, ये थ्रेट की रिपोर्ट कहाँ से आई। तो उसमें मजे की बात है, एक डीक्लासिफाइड नाम आया एक अमेरिकन आदमी का, जिसका कोई ताल्लुक सिक्योरिटी से नहीं है। उसका नाम है क्रिस्टोफर ब्लेडसो। और हम बड़े हैरान हुए कि अमेरिकन ने एक सिविलियन आदमी की थ्रेट को उन्होंने क्रेडिबल थ्रेट लेकर के 4 जहाज अमेरिका के वो डिप्लॉय कर दिए। और उसका थ्रेट ये था कि उसने देखा है, उसको खबर मिली है कि एक सबमरीन से एक बोट निकलेगी, बोट में लोग होंगे जो एक ब्रीफ केस के जरिए न्यूयॉर्क में कोई धमाका करेंगे। तो अब ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा था। और हमने बोला कि इसका जो डिपार्टमेंट है उसने कहा कि इसकी सोर्स क्या है। तो उन्होंने कहा इसकी सोर्स जो है, अमेरिकन गवर्नमेंट कह रही है कि इसकी सोर्स जो है वो एक खलाई मखलूक है। अच्छा। तो अब ये सीरियस हलकों में ऑफिस के अंदर तो ये बात एक जोक है, मगर हमने कहा कि नहीं, ये जिस तरीके से ये रिपोर्ट्स फिल्टर होके आती हैं, क्योंकि विकीलीक्स में बाद में ये चीजें सामने आती हैं कि बहुत से अमेरिकन ऐसे थे जिन्होंने अपनी साइकिक पावर की वजह से थ्रेट अलर्ट कर दिया था कि यहाँ खतरा होगा, और अमेरिकन ने उसको सीरियस लेकर फिर उसको कंटेन कर लिया। जैसे पोप के ऊपर एक अटैक था फिलाडेल्फिया में जो पकड़ा गया था। तो यहाँ पर भी इसी तरह क्रिस ब्लेडसो के नाम से एक आदमी है अमेरिका में, नॉर्थ कैरोलिना में, आज भी जिंदा है, और मेरी उससे खुद भी बात हुई है। तो उसने ये बताया कि उसके ऊपर कोई एक ऐसा मामला और ऐसा माजरा है कि जिसको फिजिकली देखा भी जा सकता है, बहुत से लोगों ने उसको देखा भी है, कि उसके साथ के राब्ते में एक ऐसी एंटिटी है, गैर इंसानी मखलूक, जो उसको काफी अरसे से मुख्तलिफ मैसेजेस दे रही है। मगर उसने उसको ये मैसेज भी दिया है, और उसने बाकायदा इस थ्रेट को कैंप डेविड में उसने उसको प्रेजेंट भी किया। नासा, CIA, DIA और FBI के एजेंट्स जो उसके साथ काम करते हैं, वो इसके ऊपर रिसर्च भी किया, और उन्होंने क्रेडिबल थ्रेट समझकर ये चीज दी, जिसकी वजह से 4 जहाज, और वो थ्रेट उसने कहा ये चाइनीज ही है। ये इंटरेस्टिंग बात थी। तो मैं ये सामाइन की दिलचस्पी के लिए बयान करना चाहता हूँ कि जो उसके ऊपर जो चीज एंटिटी आ रही है, अब देखें, ये कहते हैं ना गॉड ब्लेस अमेरिका, ये बिला वजह नहीं कहते, ये इसकी कोई वजह है। ये गॉड ब्लेस अमेरिका कहने की पीछे एक इंसानी साइकिक और रूहानी एलिमेंट भी है। अच्छा। तो इस आदमी की रिपोर्ट बाकायदा रिपोर्ट का हिस्सा है, जिसकी वजह से थ्रेट एनालिस्ट जो हैं वो उसको लेके क्रेडिबल, और उन्होंने उसके ऊपर एक्शन डिप्लॉय किया, जिसका मतलब ये है। तो फिर जब हमने उससे थोड़ी सी और डिटेल मांगी, तो उसने कहा कि मेरे ऊपर कोई ऐसी मखलूक आती है जिसको हमारे यहाँ उर्दू में परी कहते हैं। अच्छा। मगर वो परी, उसको एंजल कहता है। मगर उसकी कुछ उसने डिटेल्स हमें बताई भी, उसके इंटरव्यूज भी हैं। और अभी तकरीबन 1 महीना पहले उसने बहुत बड़े पैमाने पर आकर के सोशल मीडिया पर भी और गवर्नमेंट एजेंसीज के लोगों के साथ मिलकर डीक्लासिफाइड इंटरव्यूज दिए हैं, जिसमें उसने कहा कि एंड ऑफ टाइम्स, बाइबल की एक किताब है बुक ऑफ रेवलेशंस, तो वो पढ़ें, क्योंकि बुक ऑफ रेवलेशंस के हवाले से आइंदा आने वाले कुछ सालों में जो हालात बनेंगे उसकी तरफ उसने बड़े वाज़े इशारे दिए। अब बुक ऑफ रेवलेशंस बाइबल का चैप्टर है, मगर इसका ताल्लुक ईमानियात से नहीं है। अच्छा। इसका ताल्लुक हवादिस से है, हाँ, वाक़यात से है, और आने वाले ज़माने के अंदर के जो फितने हैं उनके ज़रिए सर्वाइवल के एलिमेंट में। और जॉन एक वली थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, उनकी गॉस्पेल है बुक ऑफ रेवलेशंस। उसको अगर अरबी में, उर्दू में, इंग्लिश में, हिब्रू में कोई देख सके तो उसको बहुत सारा इंफॉर्मेशन नजर आ जाएगा। क्यों कि जो बिजनेस तबका है, टॉपिक हो सकता है, और हम लोग प्रोग्राम करेंगे। अच्छा जी, हम इलेक्शन से चल रहे थे, हम बहुत दूर चले गए, लेकिन एक बार फिर मैं ये कहूंगी कि ट्रंप का दौर जो था वो इस हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल था कि
लोग समझते हैं कि ट्रंप शायद इस लिहाज से कामयाब थे कि उन्होंने ओआईसी को इसराइल को तकरीबन तस्लीम करने पर आमादा कर लिया ही था और कोशिशें उनकी पूरी जारी थी। तो आप क्या समझते हैं कि ओआईसी में जो उनका किरदार रहा, वो तो उस वक़्त उस हवाले से ही बहुत अहमियत का हामिल था, लेकिन अब अमेरिका के मिडल ईस्ट के साथ ताल्लुकात किस रुख पर जा रहे हैं या जाएँगे? मिडल ईस्ट के साथ देखें, हाँ, अब बाइडेन साहब ने आज सुबह कमिटमेंट किया है कि यरूशलेम से अमेरिकन सफारत खाना मूव नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, वो उसी में दवाम रहेगा। और दूसरा ये कि इसराइल के साथ अरबों के अंडर कवर यानी छुपे हुए ताल्लुकात तो बहुत अरसे से कंफर्म है। हाँ, सिर्फ ये है कि वो पॉलिटिकली ऐलान नहीं किए हुए। इसी तरह पाकिस्तान के भी इसराइल के साथ ताल्लुकात मौजूद हैं, उनकी एविडेंस मौजूद है, वर्किंग रिलेशनशिप मौजूद है, मगर उसको इसराइली फ़लस्तीनियों के हकूक की वजह से वो पब्लिकली उनको उस तरह से नहीं है एम्बेसडर लेवल पर, मगर ताल्लुकात इनके मौजूद हैं, वर्किंग रिलेशनशिप है। इसीलिए तो इतने अरसे से कोई बड़ी जंग नहीं हुई मिडल ईस्ट में। आप देखें ना, वो ये आपस में लड़ते रहे हैं, अरब ईरानियों से लड़े, ईरानी अरबियों से लड़े, मगर इसराइल से कोई नहीं लड़ा। और फिर इसराइल के साथ जो मुआहदात करवाए ट्रंप साहब ने, ये उन कंट्रीज के करवाए जिनका इसराइल से वैसे ही कोई झगड़ा नहीं था। दुबई वालों का क्या झगड़ा है इसराइल से, बहरीन वालों का क्या था, कुवैत वालों का क्या झगड़ा था, कोई भी झगड़ा नहीं था इन बेचारों का। मगर ये पॉलिटिकल रेज़्यूमे पे अच्छा इसका असर था, मगर इट वाज टू लेट। वो फॉरेन पॉलिसी ट्रंप साहब की बिल्कुल ही डिजास्टर्स थी। कुछ लोग कहेंगे कि ट्रंप साहब ने कोई नई जंगें नहीं शुरू की, मगर यकीन करें ये बात कहना बहुत गैर जिम्मेदारी की बात है कि ट्रंप साहब ने जंगें नहीं शुरू की, मगर जिन मुल्कों को जंगें शुरू करके तबाह किया उनको बनाया नहीं। अगर अफगानिस्तान को के जो लोग जो इस जंग की वजह से खराब हुआ, उसको अगर ये बना देते, इराक के अंदर कहते हैं कि जी अमेरिका से गलती हुई, हम जंग बंद कर रहे हैं, हम आपको कॉम्पनसेशन देते हैं, आपके लोगों को हम यहाँ फ्री में तालीम देंगे, सारा कुछ करेंगे, वेलफेयर, तो नहीं किया। तो जंग अमेरिका में, हालांकि जनरल कोलिन पावेल ने कहा था बुश साहब को कि इफ यू ब्रेक इट यू ओन इट। अगर आप एक मुल्क को तबाह करेंगे तो फिर आपको उस मुल्क को ओन करना पड़ेगा। होता है ना, आप किसी ये, तो इन्होंने ये नहीं किया कि उन मुल्कों को रिहैब किया जंग। हालांकि ईरान के साथ इन्होंने जनरल मारा, जिसके बाद ये वबा फूटी। बिल्कुल। हाँ, तो ये लोग वो जो पॉलिटिकल एंगल नहीं समझते बातों का और सिर्फ टीवी पे खबरें देखते हैं, वो बैकग्राउंड को नहीं समझते कि 180 CIA के ऑफिशियल कत्ल हुए, वो जहाज जाके गुमनाम अफगानिस्तान में गिरा, वो उनके कत्ल में कौन इन्वॉल्व था? वो किसी को याद है कि एक जहाज पूरा अफगानिस्तान में गिर गया और उसके अंदर सारे CIA के बड़े लोग थे, वो कैसे मारे गए और वो वहां कैसे गिरा जहाज? तो ये पीछे जंग चल रही थी, उसको मीडिया की जीनत नहीं बनी, क्योंकि आगे ये इन्होंने सारा जो नस्ली इम्तियाज और ये सारी चीजें अमेरिका की दाखिली थी, पीछे जंग चल रही थी, और इसका ये निकलेगा कुछ और नतीजा खतरनाक किस्म का, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आती कि ये चाइना को कैसे राज़ी करेंगे। हाउ विल दे से कि लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसके लिए पहली बार ये भी एक अजीब सी बात देखने में आई, क्योंकि हमने सारे ही मौज़ूआत को आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है और बात से बात राहिला के साथ में खान फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और इस प्रोग्राम में हम हालात हाज़िरा के हवाले से जो 2020 और 2021 के वाक़यात पे जो है वो बात कर रहे हैं। इसमें एक ख़ास वाक़या पेश आया। अमूमन अमेरिका में इस तरह के वाक़यात को जो है वो पहले कभी देखा नहीं गया था। तो नई हुकूमत के इक़्तिदार में आने से पहले ही कैपिटल हिल में होने वाला जो वाक़या था, तो वो वाक़या जो था उसने तो तूफ़ान खड़ा कर दिया था। मैं चाहूँगी कि हम ज़रा उसके बैकग्राउंड पर भी बात करें, क्योंकि पहले कभी इस तरह की चीज़ जो है वो देखने में नहीं आई थी, और अमूमन ये जलाओ, घेराव और ये हंगामा आराइयाँ ये अमेरिका में जो है इसकी तारीख़ का हिस्सा नहीं रही हैं। तो ये वाक़या जो पेश आया था, इसके बारे में ज़रा कुछ बात करते हैं खान फारूक साहब से। जी बताइए जी, आप बताइए ये कि कैसे हो गया ये, इस तरह से किस तरह से लोग अंदर एंटर हुए, और जो है वो कौन लोग थे, और वो जी किस हाँ, तरह से उन्होंने जो है वो हमला किया? तो यहाँ ये पर जी बिल्कुल, मैं सोचा था शायद आप वीडियो एक छोटा सा चलाएंगे। वीडियो है कोई क्लिप? जी, मेरे पास ये जो बैकग्राउंड में हाँ, आपको चलाइए, ये नज़र पहले आई है, चला देना, ये फिर आप उसके नज़र बाद। आई है। जी, जी। मैं ये जो हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। जब वहाँ ये हंगामा आराई हुई है और लोग जो है वो कैपिटल हिल में दाखिल हुए, और उसके बाद जो है वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया, और वो जो
इंतज़ामिया थी और जो हमारे वहाँ लोग थे, वो काफ़ी परेशानी का शिकार हुए थे। तो ये एक अजीब-सी बात हुई। आप बताइए फ़ारूक कि ये ऐसा कैसे हो गया? यहाँ अमेरिका में भी भला ऐसा कभी हो सकता था? जी, अब इसमें एक एलिमेंट है, इतनी अजीब और गरीब बात है, और मैं भी हैरान होता हूँ कि ये मेन स्ट्रीम जो उर्दू चैनल्स हैं उस पे ये बात नहीं होती। शुरू दिन से ट्रंप साहब के दिनों के आने के साथ ही अचानक से एक खुफिया, गैर मालूम, नामालूम नाम से अजीब और गरीब बातें सोशल मीडिया पर क्यू के नाम से, क्यू इंग्लिश का जो लफ्ज है क्यू जिसे कहते हैं, उसके नाम से एक आदमी या एक जमात ने सोशल मीडिया पर हुकूमत के अंदर की बातें ऐसे लीक करना शुरू की कि उसको वो बिल्कुल जो वो कहते थे दूसरे दिन हो जाता था। अच्छा। और ये बड़ी यानी यंग लोगों को तो सबको पता ही है, मगर यंग लोग उर्दू के चैनल्स नहीं देखते, और जो लोग देखते हैं उनको ये चीज एनालिस्ट बताते नहीं है कि एक नामालूम और गैर मालूम तहरीक ने, जिसका कोई चेहरा नहीं है, उसका नहीं पता कि ये आदमी कौन है। लोग कहते थे ट्रंप साहब खुद ही हैं, मगर वो ट्रंप साहब वो इस तरह की लिख ही नहीं सकते। वो एक ग्रुप था, वो सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर भी, और 4chan एक चैनल है, 8chan एक चैनल है, इनके ऊपर, और दूसरी एक और वेबसाइट थी पार्लर जो बंद हो गई। किसी को पता भी नहीं था कि पार्लर भी एक वेबसाइट चल रही है। अच्छा। और ये पार्लर दूसरा वाला है, जो ये दूसरा पार्लर है, वो नहीं है। वो तो तो उस क्यू ने क्या किया कि एक तहरीक बना दी, गुमनाम लीडरशिप बना दी। हजारों तादाद के ये पागल और जज्बाती और जुनूनी किस्म के लोग, उनको डरा डरा के खतरा दिलाया कि कम्युनिस्ट तुम्हारे मुल्क पर कब्जा कर रहे हैं, मुसलमान तुम्हारे मुल्क पर कब्जा कर रहे हैं, यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम लोगों को। तो उसमें उसकी जो आवाज थी वो इतना प्रिडिक्टेबल था कि जो वो कहता था दूसरे दिन तीसरे दिन वही चीज हुकूमत कर रही होती थी। अच्छा। तो उस आदमी ने, या उस ग्रुप के, बेसिकली हम तो समझते हैं वो एक ग्रुप है क्योंकि 24 घंटे ही वो ये काम हो रहा था, उसकी आवाज पर ये बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। देखिए, आखिर ट्रंप साहब को 70-75 मिलियन वोट मिला है ना, तो उसमें अगर 1 मिलियन बंदा भी यहाँ पर अगर आ जाता, 1 मिलियन भी कितना बड़ा हंगामा था। ये तो चंद हजार थे, मगर कहने का ये था कि ये लोगों को समझ में नहीं आती कि इस जमाने में सोशल मीडिया वो दज्जाल का वो नकारा है जो बजता है और फिर दुनिया जमा हुई है। ये उस क्यू की सारी साजिश थी, उसका ये सोच था, और उसके अंदर स्टीव बैनन वगैरह भी शामिल थे, जिसको बाद में जेल में डाला फ्रॉड में, और ट्रंप साहब उसको माफीनामा दे करके पार्डन करके गए, अभी निकाला है जेल से उनको। अच्छा। तो उन लोगों ने ऊट पटांग के खतरे, जैसे आप हैरान होंगे कि हमारे कई जूइश फ्रेंड्स होते हैं ना, हम उनके पास जाएं ना तो उनके यहाँ पता है क्या खबरें चल रही होती हैं कि मुसलमान अमेरिका में शरीयत लगा रहे हैं जी। अच्छा, हम उनसे पूछते हैं ये तुमने कहाँ से सुना? वो कहते हैं हमें एक लेटर आया है हमारे सारे ईमेलों में। वो लेटर हम पढ़ते हैं, वो लिखा होता है लिखा वैसे किसी अरबी नहीं होता है, मगर वो उसमें लिखा होता है कि जी अमेरिका पे कब्जा कर लो, इसमें शरीयत लगा दो, इसमें ये। तो हम कहते हैं यार ये तो हमारा ना तो मजहब है ना ये हमारे लोगों का, ये तुम्हारे अपने लोगों ने तुम्हें जमा करने के लिए कुछ प्रोपेगेंडा किया हुआ है। तो उस क्यू ने भी यही किया, और उसके साथ जो उसके मानने वाले हैं उनको एनॉन कहते हैं, एनोनिमस से क्यू एनॉन। वो पूरी एक माइंड गेम थी जो पिछले 4 साल ऐसी चली है कि आम अमेरिकन के साथ हम बात नहीं कर सकते थे। वो इतने इरिटेटेड थे अंदर से माइनॉरिटीज को देख करके कि तुम लोग जरासीम आ गए हो हमारे मुल्कों में। तो उस सारे गैंग की ये मैनिपुलेशन थी जिस पर उन्होंने नारे लगाए, और उसमें फिर बाद में बहुत से नकली लोग भी शामिल हुए। वो सिंगों वाला जो था अभी जेल में बंद है वो। तो ये सारे ये इस वजह से ऐसा हुआ। हालांकि आप देखें ना, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया उनको बुला तो नहीं रहा था ना, किसी भी ना कोई फॉक्स न्यूज ने भी देखे। फॉक्स न्यूज हालांकि कितना वो झूठ बोलता था, मगर ट्रंप साहब के खिलाफ हो गया। CNN तो पहले से ही खिलाफ था इनके। उसके बावजूद ये लोग कैसे आए? क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत से ये सारा तबका जमा हुआ, इसने तशद्दुद की अलामत बना, और इसने ये भी दिखाया कि हुकूमत सो रही है, लोगों पर नजर रखो। इसी तबके को मैनेज करने के लिए एक सीक्रेट पुलिस अब बनने जा रही है। टेक्नोलॉजी का देखें, एक तरह से कहना चाहिए कि फायदा भी है और कितने सारे नुकसानात भी हैं, किस तरह से लोगों को मिसगाइड किया जाता है,
उसके लिए असल में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक़्त एक ऐसे हालात में गुज़र रही है कि इसी सोशल मीडिया और इसी जो टेक्नोलॉजी के दौर की वजह से ज़िंदगी भी आसान भी हुई हुई है, एक-दूसरे से जो कनेक्टेड हैं सब लोग, एक-दूसरे से बात सुन रहे हैं और जो जितनी भी सिचुएशंस हैं, कोई किसी की नज़र से ढकी-छुपी नहीं है। तो ये जो सारी सिचुएशंस है, ये भी किसी से ढकी-छुपी नहीं थी और बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसी वीडियोज़ भी देखी जिसमें जो है वो ट्रम्प साहब अपने साथियों के साथ वहाँ होने वाले हंगामे को जो है वो देख रहे हैं। वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी। देखें जी, पाकिस्तानी बच्ची जो थी वो लॉयर थी, वो इन्हीं के असर में आकर के उसने न्यूयॉर्क में आकर ब्लैक लाइव्स मैटर में पुलिस के ऊपर वो पेट्रोल बम मारा और पकड़ी गई और अपना लाइसेंस कैंसल करवाया। वो लॉयर थी बच्ची। जी, तो बिल्कुल। इसमें ये दूसरे लोग भी इसमें और मेरे ख्याल है आप ही के शो पे बात हुई थी इस बारे में। तो ये एक और टेक्नोलॉजी से ज्यादा ये इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, ये माइंड गेम्स होती हैं। इसीलिए बच्चों को बड़ा ध्यान करना पड़ता है कि ये कोई मौलवी या कोई लीडर इनको कर दे। हाँ, देखें पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ ना, नौजवानों को कहा कि तब्दीली आ रही है, तब्दीली कहाँ है, उनको जॉब ही नहीं मिल रही और उन्होंने भी पार्लियामेंट पे हमला किया था ना। बिल्कुल। आप याद है पाकिस्तान में भी तो सोशल मीडिया पार्लियामेंट में भी नौजवानों ने जाकर के हमला किया और सारा, मगर वो तब्दीली किधर गई, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बात है कि ट्रम्प साहब ने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया। जाते-जाते वो कौन सा नोट था जो वो जो है व्हाइट हाउस में जो है वो छोड़ के गए थे और अब जो उनका मुआवजा होने जा रहा है वो उस हवाले से क्या सूरत हाल है? ये इसका नतीजा है कि ये दोबारा पॉलिटिक्स में ना आ सकें। इनकी पूरी कोशिश ये है कि इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए और इनको किसी भी किस्म की, और इनकी जो पेंशन है वो छीन ली जाए इनसे, $2 लाख बनेगी तो वो भी इनसे ले ली जाए मरात। कुछ इस तरफ जा रही है कहानी। और जो नोट उन्होंने छोड़ा था वो उसके कंटेंट्स तो अभी तो सामने नहीं आएंगे अनलेस बाइडेन साहब उसको छाप दे, मगर उनका ये था प्रेसिडेंट बाइडेन का कि उन्होंने मुझे एक बड़ा जेनरस खत लिखा है। अब ये जेनरस पॉलिटिकल की जुबान में तो कोई माना हम लोग इसका ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। शायद उन्होंने इसमें बहुत बुरा भला लिखा हो या ट्रम्प साहब कुछ भी लिख सकते हैं या फिर उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज, 2 लफ्ज अमेरिकन जो होते हैं वो लिख दिए हो। ये बात अच्छी है आपकी। वो न्यूयॉर्कर हैं, वो कह सकते हैं ऐसी बातें। तो नहीं तो उनका अब जो मुआवजा होगा तो फिर उस सूरत में जो है अब उनके दोबारा आने के चांसेस खत्म होने का इम्कान है। खत्म। कोशिश यही है कि ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है वो, और लास्ट टाइम भी आखिरी मिनट पर रिपब्लिकन पार्टी का जो चीफ है, जो रिपब्लिकन पार्टी को चलाते हैं, उन्होंने कहा था कि चलो ठीक है, ये हमें टैक्स वगैरह वो करके देगा, अमीरों पर से टैक्स कम करेगा तो ठीक है, इसको आगे लाओ। वरना बड़ी अजीब व गरीब किस्म की कैंडिडेचर था इनका। रिपब्लिकन पार्टी रेडी नहीं थी क्योंकि उसमें जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी गालियां पड़ती है ना। बिल्कुल। हाँ, उनमें भी तो स्याह फाम है, उनमें भी स्पेनिश तो है ना उधर भी। वैसे एक चीज़ ये भी मैंने ये तो इस मौजू से मुतालिक हम बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस साल जो है वो जो तकरीब हुई थी हलफ बर्दारी की, उसमें ख़वातीन बड़ी रंगारंगी के साथ नज़र आईं और मुझे ऐसा लगा कि हमेशा जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट में जब भी सदारती इंतखाबात होते हैं तो फर्स्ट लेडी की बड़ी अहमियत होती है और वो लोगों की नज़र में भी आती है। और उन्होंने आते ही साथ कुछ जो है ना सोशल मीडिया ग्रुप्स के ज़रिए लोगों से राब्ते में भी आ गई वो, और वहाँ उस प्रोग्राम में जो है वो एक बच्ची जो थी उसने एक पोएम भी पेश की और उसके अलावा दो सिंगर्स थी, वो भी यहाँ पे बड़ी जानी पहचानी सिंगर्स थी। तो ओवरऑल उस तकरीब में कुछ खवातीन की रंगारंगी देखने में आई और वो जो उनकी अपनी अपनी अहमियत है। तो मैं समझती हूँ कि खवातीन की जो अहमियत जो अमेरिका में इस हवाले से अचानक से बहुत ज़्यादा देखने में आई वो बड़ी ख़ास थी। उसमें जो हमारी नायब सदर बनी है उनका होना ख़ास तौर पे उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया। तो ओवरऑल आप जो है वो इस बारे में क्या कहेंगे, खवातीन का इस प्रोग्राम में जो अपना अपना रोल था? उसमें एक बड़ा अलामती नुक्ता है और अमेरिकन्स तो इसको बड़ी जल्दी समझ जाते हैं कि जो छोटी बच्ची जो थी जिसने शेर व शायरी पढ़ी वो अलामत थी अगली नस्लों की लीडरशिप की, कि स्याह फाम बच्चे जो हैं वो अपना एक्ट टुगेदर करके इस नेशन के लिए एक सरमाया बनेंगे। और जो सेकंड एक सिंगर थी लेडी गागा, वो बेसिकली जूइश हैं, वो बाय ओरिजिन और न्यूयॉर्क की हैं वो भी, और वो जूइश हैं। जूइश यहाँ पे एक माइनॉरिटी है, तो उनको दिखाया गया कि ये इस बड़े इसके अंदर हिस्सा बनेंगी। और तीसरी जो सिंगर हैं वो जे.लो जो है लोपेज, वो स्पेनिश हैं, ब्रॉन्क्स की, तो वो लैटिनो की थी। और चौथा जो सिंगर था गार्थ ब्रुक्स, वो टेक्सास का कॉबॉय कल्चर का वो आदमी है। तो ये इन्होंने एक अलामती
सिम्बायंस जो है वो पेश किया, जो कि अमेरिका की खूबसूरती है। और यही चीज इस चीज को मायनाज करती है कि सबका मुल्क है, मिल के चलाएंगे, क्वालिटी पैदा करेंगे, और क्वालिटी सिस्टम के अंदर आने से आती है, बाहर रहने से नहीं आती। और बाकी मुल्कों में सिस्टम्स फेल हो जाते हैं, इसलिए क्वालिटी पैदा नहीं होती, सिफारिश या ये वो कुछ है। तो इसमें जो कमला हैरिस साहिबा हैं, उनकी अगर आप देखें तो उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनकी जो मैंने इतना क्या कहते हैं, इतना कोई वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका में पिछले 30 साल में इस किस्म का नहीं देखा, जिसके साथ लोग वाइस प्रेसिडेंट के साथ, हालांकि यहाँ जोक बनता था, याद होगा लेट नाइट कॉमेडी में डेविड लेटरमैन हमेशा वाइस प्रेसिडेंट के लतीफे और वो सब उल्टे सीधे जोक्स चलते थे, मगर इनके हवाले से बिल्कुल एक मुदब्बराना। और अंडरग्राउंड में एक खबर ये भी चलती है कि अगर बाइडेन साहब बीमार हो जाते हैं, अल्लाह ना करे, क्योंकि बड़ी उनकी एज है, और जी हाँ, हाँ, तो उसके बाद तो फिर कंट्रोल तो इन्हीं के हाथ में है ना। बिल्कुल। तो ये स्टैंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है ये बहुत बड़ी और मतलब हिस्ट्री और वो जो है हिलरी साहिबा इनके साथ हैं, कार्टर की फैमिली इनके साथ है, मिशेल ओबामा इनके साथ हैं, और इनके अपने टीचर्स इनके साथ हैं। जी हाँ, और हाँ, इनके टीचर्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में चेंजेस लाए, बड़े मतलब है, और उनको पता है कि काम कैसे करवाना है। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि ये कोई और कुदरती या इंसानी आफत ना आई, तो इंशाल्लाह ताला ये अमेरिका एक बड़ी वेल मछली की तरह है, इसके ये वेव क्रिएट करता है, और फिर सब इसके साथ साथ सर्फ करते हुए जाते हैं। लेकिन एक बात ये भी है, साथ साथ मैं ये कहूँगी कि फारूक आप ये देखिए कि इस वक्त जो बड़े चैलेंजेस हैं उनके सामने जो है वो इस वक्त वो जो वबा की सूरत हाल, जो जिन हालात में उनको अमेरिका मिला है उसमें, और पूरी दुनिया में इस वक्त जो हालात हैं उन सब चीज़ों पर उनको जो है वो देखना पड़ेगा। इसी तरह जैसे आपने माहौलियात के हवाले से बात की, या ओवरऑल अमेरिका की जो इस वक्त जो कंडीशन है, मुआशी तब्दीलियाँ, या जो बाकी जितने भी शोबे हैं, उन तमाम चीज़ों पर इस वक्त जो है वो उनको बड़ी गिरफ्त की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं कि वो इन सारी चीज़ों पर काबू पा सकेंगे आसानी से? नहीं, हमारा ये ख्याल है कि जो फोर्सेस इस वक्त खड़ी हो चुकी हैं प्लैनेट को सेव करने के लिए, वो बहुत लंबी तैयारी और बहुत सोच समझ कर, और वो बहुत ही काम की जगहों पर बैठे हुए हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज दरमियान में होगा कि किस तरीके से इंडस्ट्री को ह्यूमन इम्पैक्ट के बगैर रैप किया जाए, और अगर गवर्नमेंट्स नहीं मानी तो फिर मजीद वायरस टाइप खतरे अब और ज्यादा आएंगे सामने। नहीं, जो बाइडेन के लिए जो है वो अभी इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए इस वक्त यही है कि ये वायरस के हालात और लोगों का जो नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाए। जी, जी, बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त वाक़ई वो जिस सूरत हाल में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, और उसमें जो बहुत सारी सूरत हाल उनके सामने है, उनकी एक टीम है, उन्होंने बहुत बड़ी टीम तरतीब दी है। यकीनन हम सब मिलकर दुआगो हैं कि उनके लिए जो है मुश्किलात जो है वो आसानियों की तरफ जा सकें। थैंक यू सो मच फारूक। जाते-जाते अगर आप कुछ कहना चाहें तो? बस मैं इस साल का मैसेज यही है कि ये अभी कंटिन्यूटी है पिछले साल की, और हमें उम्मीद है अल्लाह ताला से कि शायद थोड़ा बहुत बेहतर हो जाए, मगर अपनी एहतियात का तकाजा कम नहीं करना, और अभी भी विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। जी, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। खान फारूक इस वक्त हमारे साथ मौजूद इस प्रोग्राम में, इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ। इनके साथ हमने बहुत अच्छे टॉपिक्स पे और भी प्रोग्राम्स करने हैं इंशाल्लाह लजीज, तो इनको हम अपने प्रोग्राम में एनी टाइम शामिल करते रहेंगे। और मैं समझती हूँ नाज़रीन कि ये जो हमारा जो साल है 2020 और 2021, ये जो है वो ज़ाहिर है कि अब हालात जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम सब लोग जो है वो एक स्ट्रगल में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी किसी तरह रवां दवां हो जाए। और इस हवाले से जो हालात हाज़रा और ख़बरें हमारी सब की नज़रों में हैं, हमें चाहिए कि हम तमाम चीज़ों पर गहरी नज़र रखें, और अपने अपने तौर पर अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हुए हम जो है वो इन तमाम सूरत हाल को फेस कर सकें और इनसे निकल सकें, और अपनी आने वाली नस्लों के लिए जो है कुछ बेहतर सूरत हाल जो है वो बनाने की कोशिश करें। तो उसके लिए हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि ये हम सब की अपनी अपनी इनफरादी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग किस तरह से एक दूसरे की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा ना बने। और जैसा कि आपको खान फारूक ने भी कहा कि अभी तक भी हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है, तो लिहाजा ज़रूरी है कि ज़िंदगी को दोबारा
अपनी असल शक्ल में लाने के लिए हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें और इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें और इसी तरह से जो है वो मास्क पहने। और अगर जो लोग वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं, अब मेरा ख्याल है उसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो लगवाना चाहें तो ज़रूर। और फिर वैसे भी ओवरऑल हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई मुश्किल में है तो उसके साथ दें। बात से बात राहिला के साथ में इस वक्त हम आज इस हफ्ते के इस प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहते हुए सिर्फ यही कहेंगे कि देखते रहिए बात से बात राहिला के साथ और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।